गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज एक छोटा सा विषय मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ। वो है अस्थमा, जिसे हम दमा भी कहते हैं। ग्रीक भाषा में से इस शब्द का लिया गया है, इस शब्द को लिया गया है और इसका अर्थ है श्वास लेने में तकलीफ होना। तो मुख्यतः ये बीमारी है वो मतलब ब्रोंकाई, फेफड़ों से संबंधित ब्रोंकियोलिस, एल्वेली, इससे संबंधित प्रॉब्लम है। फेफड़ों में जब जो एल्वेली है उसमें मतलब जब प्रॉब्लम होने लग जाती है, वहाँ पानी भर जाता है, वहाँ मवाद भर जाती है, उस पानी का मवाद बन जाता है, कप बन जाता है, उससे ये प्रॉब्लम पैदा होती है और इसमें सांस लेने में तकलीफ होना शुरू हो जाती है। श्वसनिया है जो हमारी श्वास नली है वो, और हमारी एल्वेली है वो, जो उसकी जो ब्रोंकाई है, ब्रोंकियोलिस है, ये सभी आंतरिक जो फेफड़ों के अंग हैं वे सिकुड़ने शुरू हो जाते हैं और वहाँ सूजन आ जाती है। तो इसका हमें विशेष तौर से ठंडे मौसम में ठंडी चीज़ों का प्रयोग करने से बचें, विशेष तौर से ठंडे पानी से बचें। गुनगुना पानी, जो हमारे नल का पानी आ रहा है उस हिसाब से पानी पिए, थोड़ा थोड़ा गुनगुना, थोड़ा थोड़ा गर्म सा पानी पिए, इससे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो हमारी जो श्वसनियाँ हैं, हमारी जो एल्वेली है, उसमें बहुत ही अच्छा गर्म पानी पीने से बहुत अच्छा प्रभाव भी पड़ेगा। तो शरीर का जो मेटाबॉलिज्म है वो ठीक होगा, शरीर का अंदर जो गर्माहट आएगी उससे हमारे संपूर्ण अंग को उसमें गर्माहट मिलेगी। तो इन चीज़ों का हमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ें हैं जो मतलब और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अपन को सक्रिय रहना, काम करना, गर्म वातावरण में रहना, गर्म ठंडा भोजन, बासी भोजन नहीं करना। इस प्रकार से इन चीज़ों का जब हम ध्यान रखेंगे तो हमें अस्थमा की प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। अस्थमा की वजह से देखिए तो ये 3-4 प्रकार का होता है। एक तो मौसमिक अस्थमा होता है जो सीजनल होता है, मौसम के अनुसार होता है, मौसम जो होता है उसके अनुसार वो बढ़ता रहता है। एक पेरेनियल होता है जो सीधा, जैसे जब कोई आदमी काम करता है, काम करने के बाद में सीधा जा कर के सो जाता है, लेट जाता है, विश्राम करता है, तो पेरेनियलम नामक जो ये है जो अस्थमा का अटैक है वो व्यक्ति पर बहुत ज़्यादा आने का संभावना रहती है। एक अनियमित होता है जो 15 दिन ठीक रहता है और 15 दिन जाता रहता है, इस प्रकार का होता है। एक स्टैटिक्स जो को होता है, वो स्टेटस मतलब जो मतलब एनी टाइम रहता है, जो व्यक्ति जिसका अस्थमा रात दिन रहता है वो उसके रात दिन दवाई लेता रहता है और उस दवाइयों के ऊपर रहता है। दवाई लेता है तो वो ठीक है, नहीं तो वो इंजेक्शन लगाता है उस पर रहता है, तो वो इस प्रकार का वो होता है, तो उसको दवाइयों पर रहना पड़ता है। क्यों नहीं, मैं ये मानती हूँ कि इसका प्रयोग जैसे हम जब ये पता चल जाता है कि हमें अस्थमा है तो शुरुआत से ही योगाभ्यास करें तो इससे हम बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। हमारे शरीर को हम कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे शरीर में कितने भी प्रकार के विजातीय द्रव्य हैं, वैसे देखा जाए तो आयुर्वेद में कहा गया है कि विजातीय द्रव्य हैं, उसी के माध्यम से हमें हमारे शरीर में बीमारी फैलती है। और जो एलोपैथ में जो कहा करते हैं कि मतलब बीमारी है जो वो जीवाणु है,
जीवाणु में ये मतलब क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर वात, पित्त और कफ 3 प्रकार के दोष होते हैं। जैसे वात है उससे 80 प्रकार के रोग आते हैं, पित्त है उससे 40 प्रकार के रोग आते हैं और कफ है उससे 20 प्रकार के रोग आते हैं। ये हमारी आयुर्वेद में कहा गया है। तो इन चीज़ों में जब हमारे शरीर में परेशानी पैदा होती है तो विजातीय द्रव्य हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन्स, कोलेस्ट्रॉल जो हमारे अंदर जमा होते हैं। जैसे अस्थमा है तो अस्थमा में जैसे हमारे अंदर फेफड़ों के अंदर, हमारी एल्वेओली के अंदर, हम कोशिकाओं के अंदर पुटिकाएँ, कोष्ठ पुटिकाएँ हैं, उसके अंदर मतलब जो कफ, पहले पानी इकट्ठा होता है, पानी इकट्ठे वो कफ के रूप में उसके चारों तरफ से वो कफ उसे घेर लेती है, उसे आकुंचन और संकुचन करने की कोई भी स्थिति वहाँ नहीं होती, इसकी वजह से वहाँ होता है। तो ये विजातीय द्रव्य हैं, उसी की वजह से हमें हमारे शरीर के अंदर भी विकृतियाँ आती हैं। ये मैंने मेरे ऊपर देख करके हमने विचार किया है, सोचा है और एक अनुभव किया है, उसके आधार पर मैं ये चीज़ बता रही हूँ कि वास्तव में हमारे शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल टॉक्सिन्स ये पैदा होते हैं। जैसे हमारे खान पान है, हमारा रहन सहन है, हमारा तनाव है, हमारी दिनचर्या है, हमारा आहार विहार है, हमारे विचार है, इसी की वजह से। और ज़्यादातर विशेष तौर से ये है कि दूसरे के सुख हम दुबले होते जा रहे हैं, उसकी वजह से ही होता है। अगर किसी से अगर होता है तो किसी का सहयोग करो, नहीं होता है तो किसी का बुरा मत करो, बस ये भावना रखो और ईश्वर परिनिधान की भावना रखो तो कुछ भी नहीं होगा। तो ये चीज़ है, तो इसमें हम देखते हैं कि मतलब ये चीज़ सब जगह देखने को मिलती है और अस्थमा इसी प्रकार से होता है। इसमें खान पान बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्ट्रेस का तनाव जब हम लेते हैं उसका महत्वपूर्ण भूमिका है। दिनचर्या हमारी है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। खान पान, हमारे आचार विचार भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम क्या करते हैं कि मतलब अस्थमा हमारे है और उस अस्थमा की वजह से हमारे शरीर में कोई विकृतियाँ पैदा हो रही है, हमारे शरीर के अंदर गंदगियाँ हैं, उसकी वजह से हमारे शरीर में जलन हो रही है, कोई खराबी पैदा हो रही है, या कोई दर्द हो रहा है, कोई तकलीफ हो रही है, कोई श्वास उठ रहा है, तो हम इसका ध्यान नहीं रखते हुए इसका उपचार नहीं, जो चीज़ हो रही है इसका उपचार नहीं करते हुए हम क्या करते हैं, इसके विपरीत काम करते हैं, तब हमारे शरीर के अंदर विकृतियाँ पैदा होती हैं और बीमारियाँ पैदा होती हैं। वैसे देखें तो हमारे संसार में 5 से 10% जनसंख्या में ये चीज़ पाई जाती है, अस्थमा के रोगी पाए जाते हैं। और विकसित देश हैं उसमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि विकसित देश में ज़्यादा पाए जाने का मतलब ये है कि लोग क्या करते हैं कि ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते हैं, गाड़ी में चलते हैं, एसी रखते हैं और फ्रिज में रख करके ठंडी चीज़ खाते हैं। तो ये ऐशो आराम की ज़िंदगी और विकसित देश यही है। तो उसमें ऐशो आराम की ज़िंदगी आ जाती है, भौतिक सुख सुविधाओं का प्रयोग ज़्यादा करना शुरू कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि वो हमारे शरीर के अंदर हमारे जो शरीर की जो कोशिकाएं हैं उसको एक ताप और दाब की ज़रूरत होती है, वो ताप और दाब नहीं मिलता और वो वहाँ ही और एक विकृति पैदा करते हैं। तो पूर्ण रूप से वहीं ज़्यादा हमें देखने को मिलता है, जिससे क्या है कि हमारा शरीर है बैलेंस में नहीं रहता, हमें तनाव बढ़ता है और प्राण पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहता। प्राण श्वास छोटे लेने शुरू कर देते हैं और श्वास तेज भी हो जाता है और हमारे चिड़चिड़ापन हो जाता है, क्रोध भी आना शुरू हो जाता है, हमारे शरीर में सूजन आना शुरू हो जाती है। तो और जेनेटिक कारण भी हो सकता है और जिसकी जेनेटिक कारण जैसे जिसकी माता पिता की है उसके मतलब एलर्जी या अस्थमा आने की संभावना रहती है, तो उसका भी हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। और इसी जगह हम मतलब काम करते हैं, जैसे फैक्ट्रियों में रुई है, जहाँ भी मतलब
जहाँ हमें मतलब एक वो वातावरण, दूषित वातावरण मिलता है, वहाँ हम जब काम करते हैं तो वहाँ भी हमें अस्थमा के मरीज देखने को ज़्यादा मिलते हैं। एक इसमें ये भी होता है कि शारीरिक श्रम ज़्यादा करते हैं कई लोग, उसकी वजह से भी अस्थमा होने की संभावना ज़्यादा रहती है। और एक व्यायाम न करने की वजह से भी लोगों में अस्थमा देखने को मिलता है। कई जगह ये भी देखने को मिलता है कि छोटे छोटे बच्चे हैं, उसके माँ का दूध नहीं मिलता और वो गाय के दूध को पिलाते हैं, तो उस गाय के दूध में भी एक ऐसा तत्व पाया जाता है जिसे BSA कहते हैं। वो तत्व है, उसका फुल फॉर्म मेरे को ध्यान नहीं है, माफ़ी चाहूँगी, लेकिन उसमें भी वो एक ऐसे तत्व पाया जाता है। तो ये माएँ हैं जो क्या है कि अपने शरीर की सुरक्षा के लिए अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती हैं, उसके ये उस बच्चों को प्रॉब्लम होती है। और जलवायु का महत्वपूर्ण भूमिका होती है और मौसम परिवर्तन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। स्मोकिंग, जो धूम्रपान करते हैं, उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और कई बार क्या होता है कि जैसे लंबे टाइम तक जब हमारे शरीर में जुकाम लगती है, जुकाम से खांसी होती है, खांसी से एलर्जी होती है और एलर्जी होने के बाद लगती है, तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहना चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा हंसना चाहिए। बच्चों को भी ज़्यादा से ज़्यादा खुश रखना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा उसको मस्त रखना चाहिए, उसे माँ का दूध पिलाना चाहिए। और योगा और व्यायाम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं इसमें। कई बार क्या होता है, लोगों में जैसे भय की भावना पैदा हो जाती है, तब भी लोग मतलब इस अस्थमा के शिकार हो जाते हैं। एलर्जी होती है और एलर्जी से धीरे धीरे वो अस्थमा का रूप ले लेते हैं। जीवाणुओं से, डस्ट से, फूड से, इस प्रकार की एलर्जी शरीर में आने से ये होता है। और जो ब्लड कंट्रोल हम करते हैं, जिन दवाइयों से ब्लड कंट्रोल करते हैं, टैबलेट से या इंजेक्शन से, उससे भी अस्थमा होने की संभावना रहती है। जिससे क्या है कि धीरे धीरे पहले श्वास फूलता है, श्वास फूलते फूलते एलर्जी होती धीरे धीरे हम अस्थमा का रूप ले लेती है। और इसके लक्षण हम देखें तो इसमें सीटी सी आवाज़ आती है, श्वास नली फूल जाती है और नाक में खुजली सी होती है, आँखों से पानी आता है, ललाट और ये मतलब माथा है वो भारी भारी रहता है और फेफड़ों में सिकुड़न हो जाती है। और ये कफ की, जैसे मैंने आपको बताई है, कफ जमा हो जाता है, बार बार में जुकाम लगता है, जुकाम लगने से अंदर फेफड़े कफ जमता है, तो भी ये अस्थमा की प्रॉब्लम हो सकती है। अब देखते हैं हम इसका ट्रीटमेंट में जैसे हम करते हैं, जैसे ट्रीटमेंट नहीं, पहले इसकी जांच की जाती है। जांच में जैसे हम एक्सरे की जांच भी करते हैं, ब्रोंकाई है, उसमें कितनी सूजन आई है इसके बारे में भी हम जानते हैं। और ब्लड टेस्ट करते हैं, जिससे इम्यूनिटी पावर को चेक किया जाता है, फैमिली हिस्ट्री को भी जाना जाता है। और एक जैसे स्पेरोमीटर जो एक यंत्र होता है, जिससे क्या है कि हमारे श्वास का निरीक्षण किया जाता है, जिसमें फूंक मारी जाती है। फूंक मारने के बाद में इससे हमें पता चलता है कि हमारी श्वास की गति कितनी है, कैसी है, श्वास लेवल कितना है, उसके बारे में भी हम बात करते हैं।
तो ये इसका एक जांच हुई और इसमें उपचार में जब हम देखें तो उपचार में क्या होता है कि इसमें जैसे मतलब है एक तो धुएं से बचें और जिस चीज़ से एलर्जी हो रही है उस चीज़ से बचें और ठंडी चीज़ों से बचें। और इसमें 2 प्रकार की दवाई जाती है, जैसे एक तो पफ नेबुलाइजर है जो मतलब कि है कि उसमें दवाई डाल करके और उसको मतलब उसकी भाप से ली जाती है। और मेन रूप से जो मैं बताती हूँ, मैं ज़्यादातर मेरे भी एलर्जी सी रहती है तो मैं क्या करती हूँ, जैसे भाप का प्रयोग करती हूँ। तो भाप इसमें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भाप का प्रयोग करें अपने एक वो पतीला जो होता है जिसे बर्तन बोलते हैं, वो उस बर्तन में पानी डालें और थोड़ी बहुत कुछ जड़ी बूटियाँ, गिलोय है, सूंठ है, लौंग है, दर्जन की छाल है, दालचीनी, सब प्रकार की चीज़ें उसके अंदर डाल करके उस दिए भाप लें। उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है इसका। और मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी पड़ता है, क्योंकि जब तनाव है और प्रकार की है तो उसको जो पेशेंट है उसको काउंसलिंग की जाए, उसके व्यवहार को परिवर्तन की जाए, उसके साथ विचार विमर्श किया जाए। और हिप्नोथेरेपी जैसे मैंने आपको बताई है कि जैसे हिस्ट्री में जा करके उसके बारे में जाना जाता है, पहचाना जाता है कि क्या प्रॉब्लम है, कैसी है, उसके आधार पर इसका उपचार किया जाता है। आयुर्वेद में देखें तो एक्यूप्रेशर है, इस प्रकार के एक्यूपेंचर है जो आज वो चाइना में चल रही है, इसका प्रयोग किया जाता है। और एक जैसे मैं आपको बताऊं कि मतलब आसन किए जाते हैं। आसनों में जैसे मतलब क्या करते हैं, एक तो जैसे अपने कंधों पे यहाँ रखें हाथ और यहाँ लाएं, फिर श्वास भरते ऊपर लेके पूरा यहाँ ऐसे फेफड़े, हमारे फेफड़े खुलने चाहिए। ऐसे करें और एक जैसे करके ऐसे करें, एक ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करें। एक ताड़ासन जैसे ऊपर श्वास भर के रोक करके अपने बोलों को थैलियों ऊपर की तरफ करें, पूरे शरीर को पूरा खड़े होकर के पूरा ताड़ासन करके पूरे शरीर को खींचते हैं तो हमारे फेफड़ों पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार से खींचें, फिर धीरे धीरे वापस करें, फिर वापस ऐसे करके फिर वापस करें, ऐसे करें, ऐसे करके। और भोजन ठंडा बासी जो है मैंने आपको बता दिया है, बासी भोजन कभी नहीं करें। कई बार करते हैं सभी लोग, कैसे करते हैं कि जैसे यहाँ बहुत ज़्यादा जलन सी महसूस होती है तो यहाँ ठंडा पानी रखते हैं। ये ठंडे पानी ना ही रखना चाहिए, न ठंडे पानी का प्रयोग करना चाहिए अस्थमा के पेशेंट को। अगर नहीं भी है न तो धीरे धीरे करके वो अस्थमा हो जाएगा। एक जैसे मैं आपको बताऊँ स्वर विज्ञान है, जैसे अस्थमा के पेशेंट को मैं ये मानती हूँ कि मतलब जिसकी एलर्जी है, अस्थमा का पेशेंट है, उसको क्या होता है कि मतलब जो सुर चल रहा है उसका ज़्यादातर क्या है कि उसको बायां सुर चलता है। अगर बायां सुर चलेगा तो उसके शरीर के अंदर ठंडक आएगी, शीतलता आएगी। उस शीतलता को बचाने के लिए और उसे है जो क्या है कि मतलब वो बायां सुर है उसमें या तो बायां सुर है उसको मतलब ये
प्राणायाम मुद्रा बना के बायां नाक को बंद करें, दायां नाक से श्वास लें, दायां नाक से श्वास को बाहर निकालें, छोड़े, लिए छोड़े, लें छोड़े। और एक सूर्य बेदी प्राणायाम भी कर सकते हैं, और वो भी बायां नाक से ही नहीं, दायां नाक से श्वास लेना है, दायां नाक से ही बाहर निकालना है। इस प्रकार से तो दायां नाक से श्वास लेना, बायां नाक से श्वास को बाहर निकालना, तो ये कर सकते हैं। एक जैसे मतलब क्या कि भाई मेन इसमें ये होता है कि अपने सुर को चेंज करना होता है। जैसे हमारा नाक का जो सुर चल रहा है उस सुर को चेंज करना होता है, और बायां दायां चल रहा है तो उसमें जैसे मतलब उसको घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, जी घबरा रहा है उसका, तो तुरंत उसको बाएं नाक से सुर को शुरू कर लो। और अगर बायां चल रहा है तो उसको बंद करके दाएं को शुरू कर लो। वैसे सिर में भी ऐसी प्रॉब्लम होती है तो उसको तुरंत ठीक किया जा सकता है। या फिर ऐसे नहीं किया जाता, श्वास नहीं लिया जाता, तो ऐसे करें, जो सुर चल रहा है उसमें यहाँ अपनी जो कान उसमें तकिया दबा लें और उसी करवट सो जाएं। तो अब आपका जो बायां चल रहा है मान लो, तो यहाँ दबा करके हम सो जाएंगे और वो इसी करवट लेके सो जाएंगे, तो दायां सुर चुनना शुरू हो जाएगा, तो वो उससे आपको बेनिफिट हो जाएगा। या फिर बाएं नाक में, बाएं कान में और बाएं नाक में रुई दबा लें ताकि वो उससे शुरू हो जाए, नाक से शुरू हो जाए। ज़्यादातर जैसे दमा के मरीज को दायां सुर चलना उसके लिए ज़्यादा उचित रहता है, क्योंकि उससे उसके शरीर में ठंडक नहीं, थोड़ी बहुत गर्माहट रहती है। तो ऐसे हमें ये चीज़ करनी चाहिए। और बाकी हम शुरुआत से ही जब हम प्राणायाम करते हैं, अनुलोम विलोम है, कप नाड़ी शुद्धि है, ये जो प्रॉब्लम न है आपने, जैसे अस्थमा की प्रॉब्लम नहीं है, एलर्जी की है, तो इस चीज़ को जब हम प्रयोग करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और ये तो महसूस किया है मैंने भी कि मतलब अगर अस्थमा के पेशेंट हैं तो उसको अगर बायां सुर चल रहा है तो बायां सुर को बंद करना है कैसे भी करके। एलोपैथी में भी ऐसा ही होता है। एलोपैथी में दवाई जो दी जाती है, तो जैसे सर की दवाई दे रहे हैं, सर दर्द की दवाई दे रहे हैं, मतलब कर रहे हैं कि मतलब जो सुर चल रहा है उस सुर को चेंज किया जाता है उस दवाइयों के माध्यम से। जो दवाई दी जाती है तो वो डोज हम लेते हैं, तो जो दायां चल रहा है तो वो बायां चलना शुरू हो जाता है, जो बायां चल रहा है तो वो दायां चलना शुरू हो जाता है। इस प्रकार से एलोपैथिक भी काम करती है। तो आई होप आपके, मैं सोचती हूँ समझ में आया होगा। मैं आशा करती हूँ कि अस्थमा की प्रॉब्लम है तो उसको इस चीज़ से क्लियर किया जा सकता है। और ज़्यादा से ज़्यादा घूमना फिरना, चलना, व्यायाम करना, अगर गर्माहट ज़्यादा पैदा होती है तो धूप पे चलना, या फिर अपनी पगथली है, हथेली है, इसको रफ करना। और हमारे पॉइंट्स हैं, हमारे हथेली और पगथलियों में जो पॉइंट होते हैं उसको दबाना या ताली पीटना। अगर किसी को पॉइंटों के बारे में पता ही नहीं है तो उसको क्या करना है कि जैसे मतलब ये हमारे पग है, पैर है, उसको इसके ऊपर दूसरे पैर को रखो, वैसे रख करके पगथली और हथेली को दोनों को हमें मतलब एक्टिव करने हैं हमारे अंगों को। ऐसा करें। पगथली और हथेली दोनों को जोर जोर से पीटे ताकि वो हमारे शरीर में गर्माहट पैदा होगी, हमारे पॉइंट्स दबेंगे और हम ठीक हो जाएंगे। और हाँ, यहाँ के भाग को जैसे गर्दन की एक्सरसाइज है, ज़्यादा से ज़्यादा गर्दन हमारे विशुद्धि चक्र का ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव मिले। कंधों की एक्सरसाइज करें, डीप ब्रीदिंग करें, पूर्ण ब्रीदिंग करें। फुल ब्रीदिंग जब हम करेंगे तो हमें बहुत फायदा होगा। ये क्या है कि जिसकी अस्थमा नहीं है उसकी बात है। अगर हम फुल ब्रीदिंग अस्थमा वाले पेशेंट को देना लग जाएंगे तो उसको तो श्वास विचार वो वैसे भी नहीं आता, तो क्या करेगा, नहीं कर सकता। तो इसलिए उसे इस चीज़ से बचना है। ज़्यादा से ज़्यादा ये क्या है कि छोटी छोटी सूक्ष्म क्रियाएँ करके
हमारे हाथों की एक्सरसाइज करके, हमारी गर्दन की एक्सरसाइज करके, हमारे कंधों की एक्सरसाइज करके, हमारी आँखों की एक्सरसाइज करके, मुंह की एक्सरसाइज करके और हमारे हाथों की, पैरों की, सब प्रकार की एक्सरसाइज करके हम इस चीज़ से बच सकते हैं। तो आई होप मैं आज समझ पाई हूँ कि शायद आपको इसका इलाज मिलेगा। अगर किसी को भी इसका इलाज मिलता है तो मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ। तो ऐसा प्रयोग आप करें, ज़रूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। अब एक छोटा सा मिल नहीं रहा मेरे को। शायद किसमें हो सकता है। मत सोच मुसाफिर रे, राम करे सोए। मत सोच मुसाफिर रे, राम करे सोए। कोई सोए सुख की निंदा, कोई झुरे झुरे रोवे रे। मत सोच मुसाफिर रे, कोई सोवे सुख की निंदा से, कोई झुरे झुरे रोवे। मत सोच मुसाफिर रे, धर्म करने निधि में तुम बड़े भागी वारी। धर्म करने निधि में तुम बड़े भागी वारी। महल माड़िया बाग बगीचों, खुशियारी फुलवारी। नार सुपातर सुंदर बेटा, नार सुपातर सुंदर बेटा, गजरही खिलकारी। सगा संबंधी सेनपुरे, चोखी करनी थारी। सुख को सूरज चमके मेरे दाता कोई होवे। सुख को सूरज चमके मेरे दाता की होवे। अरे कोई सोवे सुख की नींदा, कोई झुरे झुरे रोवे। मत सोच मुसाफिर रे, मत सोच मुसाफिर रे, राम करे सोवे। मत सोच मुसाफिर रे, राम करे सोवे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।